तो आज हमने डिस्कस करना है स्ट्रेस स्ट्रेन कर्व फॉर अ मेटालिक वायर। किसी भी मेटालिक वायर के स्ट्रेस और स्ट्रेन कर्व के बारे में हमने डिस्कशन करनी है, ठीक है। और इसमें अलग अलग रीजन है, क्या क्या रीजन करस्पॉन्ड करता है, प्योर थ्योरेटिकल टॉपिक एंड इंपॉर्टेंट फॉर स्कूल एग्जाम। तो मैं सबसे पहले ये कर्व प्लॉट कर देता हूँ। इसमें एक एक्सेस है जिसको आप वाई एक्सेस मान लो, और इधर एक और एक्सेस है जिसको आप एक्स एक्सेस मान लो, ठीक है। और इस एक्सेस पे आप प्लॉट कर दो स्ट्रेस और स्ट्रेन को। तो इधर मैं प्लॉट करता हूं आपके पास स्ट्रेन को, और इधर प्लॉट करता हूं मैं आपके पास स्ट्रेस को, ठीक है। ठीक। अच्छा, इसमें कुछ पॉइंट्स है। पहले ये कर्व मैं आपको प्लॉट कर देता हूं। तो पहले ये कर्व ऐसे स्ट्रेट लाइन की तरह जाएगा, फिर एक पॉइंट आएगा जिस पॉइंट को मैं अभी नाम ए दे रहा हूं। ए पॉइंट क्या करस्पॉन्ड करता है मैं इसके बारे में भी डिस्कशन करूंगा। फिर ए के बाद ये थोड़ा सा कर्व ऐसे स्ट्रेट नहीं रहते हुए थोड़ा टर्न आउट होता है, उसका नाम मैंने बी दिया। बी के बाद फिर ये थोड़ा ऐसे टर्न आउट होगा एंड दिस पॉइंट इज सी। और सी के बाद ये कर्व कुछ ऐसा चला जाएगा और लास्ट में एक पॉइंट आएगा आपके पास डी। तो ये कुछ पॉइंट्स हैं, ठीक है। सी के साथ मैं एक डॉटेड लाइन नीचे की तरफ खींच देता हूं, ठीक। एंड दिस इज नोन एज परमानेंट सेट। मैं एक एक करके सारी बात एक्सप्लेन करता हूं और हर एक पॉइंट को क्या क्या बोला जा रहा है। नाउ द पॉइंट ए इज, दिस पॉइंट इज नोन एज प्रोपोर्शनल लिमिट। ठीक है। जो पॉइंट बी है उसको इलास्टिक लिमिट और यील्ड पॉइंट कहते हैं। पॉइंट बी इज इलास्टिक लिमिट और यील्ड पॉइंट, ठीक है। एंड फिर पॉइंट सी आता है एंड पॉइंट डी को हम कहते हैं फ्रैक्चर पॉइंट। पॉइंट डी इज माय फ्रैक्चर पॉइंट। और सी से डी तक का जो एक बिहेवियर शो कर रहा है, दिस बिहेवियर इज नोन एज प्लास्टिक बिहेवियर। आपको प्लास्टिसिटी सिखाई थी, तो दिस इज माय प्लास्टिक बिहेवियर। अप टू ए तक का जो बिहेवियर है, दिस बिहेवियर इज नोन एज इलास्टिक बिहेवियर। इलास्टिक बिहेवियर, ठीक है। और ए और बी के बीच में जो है, या ए टू सी तक जो पहुंचता है, इसको हम कहते हैं परमानेंट सेट। सबसे पहले ये कर्व बना लो और फिर मैं इसको पॉइंट वाइज एक्सप्लेन करता हूं कि इसमें हो क्या रहा है, ये मैं आपको समझाता हूं। कर्व आपने नोट डाउन कर लिया बेटा? सर 1 मिनट। हो गया बेटा? सर हो गया। हो गया।
अब देखो यहाँ पे हो क्या रहा है इस पूरे चीज में कि मान लो तुमने किसी बॉडी पर फोर्स लगानी शुरू की, तो पहले क्या होगा, जैसे स्ट्रेस बढ़ेगा वैसे स्ट्रेन बढ़ेगा। इधर स्ट्रेन है, इधर स्ट्रेस है, जैसे स्ट्रेस बढ़ेगा वैसे स्ट्रेन बढ़ेगा। ठीक है, तो स्ट्रेस स्ट्रेन स्ट्रेस स्ट्रेन बिल्कुल स्ट्रेट लाइन की तरफ यहां तक जाता चला गया। ठीक है, यहां तक तो चलो सारी बात ठीक थी। इसके बाद एक प्रोपोर्शनल लिमिट के बाद अगर आप फोर्स लगाओगे तो ये कर्व स्ट्रेट नहीं रह के थोड़ा सा बेंड आउट हो जाएगा, थोड़ा टिल्ट हो जाएगा बी तक, जिसको हम कहेंगे इलास्टिक लिमिट और यील्ड पॉइंट। इस पॉइंट तक अगर आप फोर्स लगाना छोड़ दोगे तो ये वापस इसी पाथ से इधर नीचे की तरफ आ जाएगा। लेकिन बी के बाद अगर आप फिर फर्दर उसके ऊपर फोर्स लगाओगे, जब वो सी तक पहुंच जाएगा तो सी पे पहुंच के इट विल काइंड ऑफ परमानेंट सेट। मतलब सी पॉइंट के पास पहुंचने के बाद उसके अंदर एक तरह की परमानेंट डिफॉर्मेशन आ चुकी है। इसके बाद अगर आप उसको यहां से छोड़ भी दोगे तो वो इस पाथ से नीचे नहीं आएगा, उसके अंदर कुछ ना कुछ चेंज आ चुका है। और फिर आप फर्दर फोर्स लगाते चले जाओगे तो बहुत थोड़े से चेंज ऑफ स्ट्रेस पे देयर विल बी लार्ज चेंज इन स्ट्रेन। बहुत थोड़ा सा चेंज होगा स्ट्रेस का, तो उसके लिए लार्ज चेंज इन स्ट्रेन होगा। ठीक है, और फिर एक ऐसा पॉइंट आएगा जहां पे वो ब्रेकआउट कर जाएगा। ठीक है, जिस जगह पर वो ब्रेकआउट कर जाएगा। ठीक है, बात समझ आ रही है? सर सी पॉइंट दोबारा बता दो। सी पॉइंट को हम कहते हैं परमानेंट सेट पॉइंट। जब आप किसी बॉडी पर फोर्स लगा रहे हो और फोर्स लगाते लगाते एक ऐसा पॉइंट आ जाएगा जिसके बाद अगर आप फिर फर्दर फोर्स लगाओगे, या सी पॉइंट अगर बॉडी ने अचीव कर ली और आपने फोर्स लगाना अगर बंद कर दिया, तो बॉडी वापस अपने पोजीशन को गेन नहीं कर सकेगी, वापस अपनी शेप को गेन नहीं कर सकेगी। उसकी शेप में एक परमानेंट डिफॉर्मेशन आ जाएगा। That permanent deformation is known as permanent set. मैं एक एक करके सारे पॉइंट्स लिख देता हूं क्योंकि ये स्कूल एग्जाम में 2 मार्क्स या 3 मार्क्स में कई बार स्कूल में एक्सप्लेन करने के लिए आता होता है। ठीक है, तो अप टू पॉइंट ए Hooke's law is being obeyed। ठीक है, अप टू पॉइंट ए हुक्स लॉ इज बीइंग ओबेड। ठीक है, ए पॉइंट तक हुक्स लॉ जो हो रहा है वो ओबे कर रहा है ना। इसका मतलब जितनी चेंज होगी स्ट्रेन, उतने ही स्ट्रेस और स्ट्रेन में चेंज होगा, एंड हिंस इट इज कॉल्ड अ प्रोपोर्शनल लिमिट। इट इज कॉल्ड प्रोपोर्शनल लिमिट। ठीक है, एंड इन दिस रीजन वायर इज परफेक्टली इलास्टिक। वायर इज परफेक्टली इलास्टिक। यहां तक वायर जो है वो परफेक्टली इलास्टिक होगा। ठीक है, आफ्टर पॉइंट ए तो यहां पे स्ट्रेस और स्ट्रेन जो है वो प्रोपोर्शनल नहीं रहेगा। ठीक है, तो आफ्टर पॉइंट ए stress is not proportional to strain। स्ट्रेस जो है वो स्ट्रेन के साथ प्रोपोर्शनल नहीं होगा। ठीक है, लेकिन फिर भी अगर तुम यहां से लोड हटा लोगे तो बॉडी अपने वापस पॉइंट पे पहुंच जाएगा। ठीक है, तो इसके लिए जो करस्पॉन्डिंग स्ट्रेंथ आएगी उसको हम यील्ड स्ट्रेंथ कहते होते हैं, क्योंकि दिस पॉइंट इज नोन एज योर इलास्टिक लिमिट और यील्ड पॉइंट। So point B is called elastic limit और yield point। ठीक है ना, and
the stress corresponding to the yield point is called yield strength. Is called yield strength. ठीक है, तो ये चीज है। और अगर आप उस पॉइंट पे फोर्स लगाना छोड़ दोगे तो बॉडी वापस अपने पोजीशन को रीगेन कर लेगा। फिर उसके आगे जाते हैं। अगर बी पॉइंट से आगे जाओगे तो स्ट्रेन इंक्रीजेस मोर रैपिडली देन स्ट्रेस। आफ्टर पॉइंट बी strain increases more rapidly than stress. स्ट्रेन जो है वो स्ट्रेस से ज्यादा रैपिडली इंक्रीज करेगा इस पॉइंट के बाद, है ना। एंड if load is removed, अगर मैं वहां से लोड हटा दूंगा at any point after C, any point after C तक पहुंचने के बाद या C के आसपास तक, the wire will not come to its original length. The wire will not come to its ओरिजिनल लेंथ। जो वायर है वो अपने ओरिजिनल लेंथ पे नहीं आएगा इसके बाद, ठीक है। तो हम क्या कहेंगे कि द मटेरियल इज सेड टू एक्वायर्ड अ परमानेंट सेट। The material is said to have acquired a permanent set. हम कहेंगे मटेरियल एक परमानेंट सेट पे आ चुका है, ठीक है। इसमें एक इंपॉर्टेंट पॉइंट है जो मैं यहाँ पे मेंशन कर देता हूं, वो कई बार पूछा जाता है, इसके बारे में आगे भी डिस्कस करूंगा। उस पॉइंट का नाम है इलास्टिक हिस्टेरेसिस। इसका मतलब क्या होता है? हिस्टेरेसिस का मतलब होता है कि आपने किसी बॉडी पर फोर्स लगाई, बॉडी की शेप डिफॉर्म हुई, आपने फोर्स हटा दी, बॉडी ने अपने ओरिजिनल शेप को गेन किया। तो डिफॉर्म होके गेन करने का जो प्रोसेस है इसको हम इलास्टिक हिस्टेरेसिस कहते होते हैं, ठीक है। दैट इज द स्ट्रेस स्ट्रेन कर्व खुद को रिवर्स नहीं करेगा। स्ट्रेस strain curve is not retraced on reversing the strain। अगर आप स्ट्रेन को उल्टा करो तो स्ट्रेस स्ट्रेन कर्व खुद को रिवर्स नहीं करेगा। सो स्ट्रेस स्ट्रेन कर्व इज नॉट रिट्रेस ऑन रिवर्सिंग द स्ट्रेन इज कॉल्ड इलास्टिक हिस्टेरेसिस। मैं इसके बारे में आगे और डिस्कस करूंगा। यहां भी यही चीज हो रही है कि सी पॉइंट के बाद अगर आप फोर्स हटा दोगे तो ये सेम पाथ से रिट्रेस नहीं करेगा, इसके अंदर ये एक परमानेंट डिफॉर्मेशन आ जाएगा। जैसे
आप अपने पेन के कवर को थोड़ी देर तक खींच के छोड़ दो, वो वापस अपनी शेप को रिगेन कर लेता है। लेकिन अगर आप उस पॉइंट के बियॉन्ड भी उसको खींचोगे तो वो एक तरह से ऐसे टेढ़ा हो जाएगा, ऐसा सेट हो जाएगा कि वापस अपनी पोजीशन को रिगेन नहीं कर सकेगा। अब अगर हम सी के ऊपर के जाते हैं तो क्या होगा, हम इसकी बात करते हैं। सो इफ load is increased beyond point C, beyond point C, there is large increase in strain. There is large increase in strain. ठीक है, स्ट्रेन बहुत ज्यादा बढ़ता चला जाएगा, ठीक, और धीरे धीरे वायर वीक होता चला जाएगा और वीक होते होते अल्टीमेटली वो टूट जाएगा। ठीक है, सो एंड द वायर ultimately breaks at point D. डी पॉइंट पे पहुंच के वायर जो है वो क्या करेगा, टूट जाएगा। ठीक, एंड दिस डी इज कॉल्ड माय फ्रैक्चर पॉइंट। स्कूल एग्जाम में ये पूरा का पूरा एक्सप्लेन करने के लिए बहुत बार आता होता है। ठीक है, और ये जो रीजन है सारा का सारा, इसको हम इलास्टिक रीजन कहते होते हैं। ठीक है, तो ये है स्ट्रेस स्ट्रेन कर्व और ये है इसकी पूरी एक्सप्लेनेशन। ठीक है बेटा, बात क्लियर है? कोई डाउट है इसमें? होना नहीं चाहिए, बहुत ही बेसिक और थ्योरेटिकल टॉपिक था ये। फिर भी कोई अगर डाउट हो तो आप पूछ सकते हो मेरे से। सर 1 मिनट ऊपर कर दो, ऊपर कर दो थोड़ा सा। करते रहो। सर ऊपर वो डायग्राम दिखा दो बस एक बारी। ये देखो, थोड़ा नीचे कर दो। हो जाएगा तो बता दो जल्दी से बेटा। फिर इसी के बेसिस पे 2-3 मटेरियल की क्लासिफिकेशन है वो बता देता हूँ। थोड़ी थ्योरी वाला पार्ट खत्म करो इसमें, फिर ये सॉलिड छोटा सा है, कंप्लीट हो जाएगा, फिर हम लोग लिक्विड शुरू करेंगे। कर दो थोड़ा सर ऊपर कर दो। डन? यस सर। बहुत बढ़िया यार, अति उत्तम। तो अब क्लासिफिकेशन ऑफ मटेरियल के बारे में बात कर लेते हैं इसी के साथ साथ। तो मटेरियल्स की क्लासिफिकेशन स्ट्रेस स्ट्रेन कर्व के बेसिस पे। एनसीईआरटी का एक क्वेश्चन था जो कल मैंने तुम्हें बोला था छोड़ देने के लिए, आज वो कर सकोगे तुम। तो क्लासिफिकेशन ऑफ मटेरियल्स on the basis of stress strain curve
किसी मटेरियल को हमने क्लासिफाई करना है स्ट्रेस स्ट्रेन कर्व के बेसिस पे। इसमें सबसे पहले जो आता है उसको हम कहते हैं डक्टाइल मटेरियल। आप सबको पता है डक्टाइल मटेरियल कौन होता है बेटा? सबको पता है, जूनियर क्लास में पढ़ रखा है। क्या होता है डक्टाइल मटेरियल भाई? तो जिसको वायर्स में ड्रॉ कर सकते हैं, जिसको वायर में ड्रॉ कर सकते हैं, है ना? जो यहाँ पर वायर्स में होते हैं easily। बिल्कुल बेटा, बिल्कुल बिल्कुल बिल्कुल। अब इस ग्राफ के बेसिस पर हम इसकी क्लासिफिकेशन कैसे करेंगे? तो ऐसा मटेरियल जिसके पास लार्ज प्लास्टिक रीजन हो उसको हम डक्टाइल मटेरियल कहेंगे। सो द मटेरियल्स which have large plastic range of extension। प्लास्टिक रेंज समझ रहे हो? देखो इस कर्व में जो प्लास्टिक बिहेवियर जहां से दिखा रहा है, जिसका प्लास्टिक बिहेवियर वाला रीजन जितना ज्यादा होगा वो उतना ही कैसा मटेरियल होगा? डक्टाइल मटेरियल होगा। लार्ज प्लास्टिक रेंज। ठीक है, तो कर्व देखो बना के देता हूं मैं आपको। अगर आपको कोई दो कर्व बनाया हुआ हो और उसमें किसी का प्लास्टिक रेंज ज्यादा हो, किसी का प्लास्टिक रेंज कम हो, तो जिसका प्लास्टिक रेंज जितना ज्यादा होगा वो उतना ज्यादा वायर में कन्वर्ट किया जा सकता है। यहां तक कोई आया पॉइंट? ये पॉइंट है तुम्हारा इलास्टिक लिमिट तक, और ये मान लो है तुम्हारा ब्रेकिंग पॉइंट, ए पॉइंट और डी पॉइंट। तो ये जो रीजन है दिस इज योर इलास्टिक लिमिट। ये रीजन जितना ज्यादा होगा वायर उतना ही ज्यादा डक्टाइल होगा। ठीक है, नेक्स्ट इज योर ब्रिटल मटेरियल। कौन होता है ब्रिटल मटेरियल? जो टूट जाता है। जो इजीली टूट जाता है ना, जिसको हम वायर में कन्वर्ट नहीं कर सकते या थिन शीट्स में भी जल्दी कन्वर्ट नहीं होता। तो ऐसे वायर का जो ये इलास्टिक रेंज है, जो प्लास्टिक एक्सटेंशन है, वो बहुत स्मॉल होगा। सो द materials which have very small range of plastic extension, जिसका बहुत स्मॉल रेंज होगा प्लास्टिक एक्सटेंशन का। ठीक है, उस कर्व में तुम्हारा कर्व कैसा बनेगा? स्ट्रेस स्ट्रेन, ये ए पॉइंट तक इलास्टिक लिमिट और ये डी। देख रहे हो, तुरंत ही टूट जाएगा। तो ऐसे को हम इसमें कन्वर्ट नहीं कर सकते, शीट्स में कन्वर्ट, सॉरी मतलब वायर में कन्वर्ट नहीं कर सकते। ऐसा छोटा मोटा क्वेश्चन अभी एनसीईआरटी बैक साइज पे भी था, कल भी हमने देखा है। सर एक बार ऊपर वाला ग्राफ दिखा दो। हाँ जी बेटा, ये देखो, ये दो ग्राफ दिखाने गुलाटी साहब ये देख लीजिए दोनों यहीं पे। हो गया सर? हो गया, चलो बढ़िया यार। सर एक बार इससे ऊपर भी दिखा दो। इसके ऊपर अब लास्ट में देखना बेटा, ऐसे क्लास की कंटिन्यूटी ब्रेक होती रहती है। अब लास्ट में जो थर्ड टाइप ऑफ मटेरियल है तो वो है, उसको हम कहेंगे मेलिएबिलिटी। अब सबने सुना होगा मेलिएबिलिटी के बारे में भी। ये वो प्रॉपर्टी है जिसकी वजह से हम किसी को थिन शीट्स में कन्वर्ट कर सकते हैं। ठीक है, तो उसको हम क्या कहेंगे? मेलिएबिलिटी। मेलिएबिलिटी में क्या होगा? मान लो ये एक कर्व है,
ये दूसरा कर्व है, ठीक है। यहाँ पे दे रहे हैं अप्लाइड फोर्स के बारे में बात हो रही है, कितनी फोर्स लगाई जा रही है और उस फोर्स से कितना उसके अंदर में कंप्रेशन प्रोड्यूस हुआ है, ठीक है, ये कंप्रेशन है। अब क्या होगा, इससे हम किसी एक पॉइंट तक पहुंचे, से द पॉइंट इज ए, जो मेरा इलास्टिक लिमिट है, और इसके बाद थोड़ी देर के बाद मेरे को मेरा बी पॉइंट मिला, जिसको हम कहेंगे क्रशिंग पॉइंट, और फिर ये आगे जाएगा जब अपने को फ्रैक्चर पॉइंट मिलेगा, ठीक है। ये जो क्रशिंग पॉइंट है, इसका मतलब है कि आपने जैसे उसको फोर्स लगानी शुरू की, कंप्रेस होना शुरू हो गया, तो जो यील्ड पॉइंट अंडर कंप्रेशन मिलेगा ना, उसी को हम क्रशिंग पॉइंट कहते हैं। इट इज आल्सो माय यील्ड पॉइंट, बट दिस इज द यील्ड पॉइंट अंडर कंप्रेशन। तो जब आप किसी भी सॉलिड को कंप्रेस करते हो, तो वो एक ऐसे स्टेज पर पहुंच जाता है जहां से वो अपने आप को रिकवर नहीं कर सके। तो जिसकी ये रीजन जितनी बड़ी होगी, उसको हम उतना ही मेलिएबल मटेरियल कहेंगे। और मेलिएबल मटेरियल आप सबको पता क्या था, जिसको हम थिन शीट्स में कन्वर्ट कर सके, ठीक है। इसके बाद एक और मटेरियल आता है जिसको हम कहते हैं इलास्टोमर्स, जिसको हम कहते हैं इलास्टोमर्स, ठीक है। अच्छा, इलास्टोमर्स लगभग ऐसा मटेरियल होता है जिसके स्ट्रेस और स्ट्रेन का कर्व लीनियर नहीं होगा। पहले इसकी डेफिनेशन लिख देता हूं आपको मैं। द मटेरियल्स which can be elastically stretched to large value of strain are called elastomers, है ना, are called elastomers, ठीक। और जब भी इलास्टोमर्स देखोगे आप, तो इसके स्ट्रेस और स्ट्रेन का कर्व जो होगा वो कभी भी लीनियर नहीं होगा, नॉन लीनियर होगा। स्ट्रेस, स्ट्रेन and the curve will be like this, ठीक है। बात समझ में आ गई। अपने जो ब्लड वेसल्स हैं, जिसको हम एरोटा कहते थे, एरोटा, वो एक तरह का इलास्टोमर है। मैं इसका एग्जांपल दे देता हूं आपको। ब्लड वेसल्स, उसकी जो इलास्टिसिटी है वो इलास्टोमर की तरह है, इसको हम एरोटा कहते हैं, ठीक है। तो ये डिफरेंट डिफरेंट मटेरियल्स की क्लासिफिकेशन हो गई। आप प्योर थ्योरेटिकल टॉपिक था यार, है ना, आप सबको समझ में भी आ गया होगा। इसको समझने में कोई आपको ज्यादा परेशानी भी नहीं हुई होगी, और इससे छोटा मोटा क्वेश्चन भी कई बार आ जाता होता है, ठीक। एक दो और छोटी छोटी डेफिनेशंस के बारे में बताता हूँ, और फिर इससे रिलेटेड थोड़े और क्वेश्चंस की प्रैक्टिस करवाऊंगा आपको। सॉलिड सबको समझ आ रहा है ना बेटा, कोई दिक्कत तो नहीं हो रही सॉलिड्स में? बहुत ही आसान चैप्टर है ये, थोड़ी मेहनत करोगे बहुत अच्छा कर लोगे इस टॉपिक पे। एक और पॉइंट है जिसको हम कहते हैं इलास्टिक आफ्टर इफेक्ट। इलास्टिक आफ्टर इफेक्ट, अब ये क्या होता है इलास्टिक आफ्टर इफेक्ट? देखो, अगर आप किसी बॉडी पर फोर्स लगाओगे, और फोर्स लगा के अगर आप बॉडी की शेप को डिफॉर्म करोगे, जैसे मान लो आपने एक रबड़ को लिया, रबड़ को खींचा, रबड़ एक्सटेंड कर गया, रबड़ की शेप डिफॉर्म हो गई, आप जैसे ही वो फोर्स हटाओगे,
थोड़े टाइम के बाद रबड़ अपनी शेप को रीगेन कर लेगा, है ना। थोड़े टाइम के बाद रबड़ अपनी शेप को रीगेन कर लेगा। तो अपनी शेप को रीगेन करने में जो उसको टाइम लगेगा, दैट टाइम इज नोन एज इलास्टिक आफ्टर इफेक्ट। सो द डिले in regaining the original state by a body on the removal of deforming force is called elastic after effect, is called elastic after effect। बॉडी पे फोर्स लगाने के बाद जितना टाइम उसको लगता होता है इसको रिगेन करने में, उसको हम इलास्टिक आफ्टर इफेक्ट कहते होते हैं। ठीक है, बात समझ आ गई। एक और चीज, एक और डेफिनेशन वो भी समझाता हूं। दैट इज माय इलास्टिक फटीग। फटीग वर्ड का मतलब क्या होता है बेटा? आप सबने पढ़ा होगा पहले भी। फटीग का मतलब क्या होता है? सर बताओ। थकावट। थकावट, हाँ, थक जाना। सिमिलरली अगर आप किसी बॉडी, इलास्टिक बॉडी पे बार बार फोर्स लगाते रहोगे तो उसके अंदर एक इलास्टिक फटीग हो जाएगा। कहने का क्या मतलब है, तुमने कई बार देखा होगा, तुमने एक रबड़ को पकड़ा होगा और बार बार रबड़ को तुम स्ट्रेच कर रहे होगे, फिर रबड़ को तुम स्ट्रेच करने के बाद छोड़ दे रहे होगे, रबड़ अपनी शेप गेन कर रहा होगा, फिर खींच के रबड़ को स्ट्रेच कर रहे होगे, फिर छोड़ दे रहे होगे। तो बार बार ऐसे करने से रबड़ की शेप धीरे 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 डिफॉर्म होते चली जाती है और एक ऐसा टाइम आता होता है कि जो रबड़ होता है वो टूट जाता है। अगर आप किसी बॉडी पे रिपीटेड फोर्स लगाते रहोगे तो धीरे धीरे वो अपने इलास्टिक बिहेवियर को लूज कर जाएगा ड्यू टू इलास्टिक फटीग और वो फिर टूट जा सकता है। ये रबड़ का एग्जाम्पल हुआ। मैं थोड़े आपको और प्रैक्टिकल और अच्छे एग्जाम्पल्स देता हूं। जैसे कि अगर मैं आपको किसी ब्रिज की बात करूं, ब्रिज, जब कोई ब्रिज बनता है तो उसके दो पिलर्स के बीच में भी उसके पास क्या होती है, एक इलास्टिक स्ट्रेंथ होती है। जब बार बार उसके ऊपर से कोई हैवी व्हीकल्स जा रहा है, गाड़ियां जा रही हैं, तो धीरे धीरे ब्रिज भी अपनी इलास्टिसिटी को लूज करने लग जाता है ड्यू टू इलास्टिक फटीग। दिस इज नोन एज इलास्टिक फटीग, है ना। सो it is defined as loss in it is defined as loss in strength of material caused due to repeated alternating strain। फोर्स लगेगी तो स्ट्रेन होगा, ऑल्टरनेटिंग स्ट्रेन्स, है ना। इट इज डिफाइंड द लॉस इन द स्ट्रेंथ ऑफ मटेरियल कॉज ड्यू टू अल्टरनेटिंग स्ट्रेन्स। बॉडी के ऊपर बार बार फोर्स लगेगी तो वो अपने इलास्टिसिटी को लूज कर जाएगा। इस चीज को हम इलास्टिक फटीग कहते हैं, अपने इलास्टिसिटी प्रॉपर्टी को लूज करना। ऊपर मैंने आपको एक टॉपिक के बारे में थोड़ी सी डिस्कशन की थी जिसका नाम मैंने बोला था इलास्टिक फटीग। मैं इसी चीज को अब दोबारा यहाँ पे डिटेल डिस्कशन करता हूँ इलास्टिक फटीग के बारे में। ये भी प्रैक्टिकली बड़ा इंपॉर्टेंट टॉपिक है और इससे भी एक छोटा क्वेश्चन, स्मॉल क्वेश्चन या फिर कोई कंसेप्ट बेस्ड क्वेश्चन बहुत बार स्कूल एग्जाम में आता होता है। सर 1 मिनट ऊपर कर दो। कर दे रहा हूं। डन। यस सर।
सॉरी सॉरी सॉरी, हम सीख रहे थे इलास्टिक हिस्टेरेसिस। इलास्टिक हिस्टेरेसिस ये क्या होता है? मैंने तुम्हें बताया था ना कि कोई अगर अपने स्ट्रेस स्ट्रेन कर्व को रिट्रेस नहीं करे तो उसके बीच का जो एरिया होगा उसको हम इलास्टिक हिस्टेरेसिस कहेंगे। देखो मैं जरा ग्राफ बना के समझाता हूं। मान लो एक्स एक्सिस पे तुम्हारे पास है स्ट्रेन और वाई एक्सिस पे तुम्हारे पास है स्ट्रेस। मान लो तुमने किसी बॉडी पर एक फोर्स लगाई और उस फोर्स लगाने की वजह से बॉडी की शेप कुछ ऐसे डिफॉर्म कर गई। थोड़ा अलग से बना देता हूं। बॉडी की शेप कुछ ऐसे डिफॉर्म कर गई, ठीक है? तो इस तरीके से कुछ बॉडी की शेप डिफॉर्म हुई है। से दिस पॉइंट इज ओ, दिस पॉइंट इज ए, दिस पॉइंट इज बी। बी पॉइंट पर आके आपने बॉडी पर फोर्स लगानी बंद कर दी, तो एक्सपेक्टेड ऐसा हो सकता है कि बॉडी वापस बी से ओ तक ऐसे चला जाए इस पाथ से। अगर ऐसा होगा तो उसका इलास्टिक हिस्टेरेसिस 0 होगा। लेकिन अगर ऐसा नहीं हुआ तो वो अपने एक पॉइंट से दूसरे पॉइंट तक कुछ ऐसे चला जाएगा। फिर से बनाता हूं। वो अपने पॉइंट से दूसरे पॉइंट तक कुछ ऐसे चला जाएगा। अरे कुछ ऐसे चला जाएगा, ठीक है? ये वापस जाने वाला रास्ता है, ये बी सी ओ जो मैंने नाम दिया, ठीक है? तो इसके बीच में ये जो एक शेडेड पोर्शन आ रहा है, मैं देखो यहाँ पे एक शेडेड पोर्शन बना देता हूं। तो ये जो एक शेडेड पोर्शन आ रहा है, इस शेडेड पोर्शन को हम इलास्टिक हिस्टेरेसिस कहेंगे, ठीक है? दिस शेडेड पोर्शन इज नोन एज माय इलास्टिक हिस्टेरेसिस। इस शेडेड पोर्शन को मैं इलास्टिक हिस्टेरेसिस कहूंगा, ठीक है? कि ये एरिया जितना बड़ा या छोटा होगा वो बताएगा हमें कि इलास्टिक हिस्टेरेसिस की वैल्यू कितनी ज्यादा या कितनी कम है, ठीक है? तो मैं लिख देता हूं स्ट्रेस स्ट्रेन कर्व, the stress strain curve is not retraced on reversing the strain is known as elastic hysteresis. Known as elastic hysteresis, ठीक है? देखो कर्व बना लो, फिर इसकी प्रैक्टिकल एप्लीकेशन बताता हूं। बना लिया बेटा? स्क्रॉल डाउन कर दूं? सर कर्व इज नॉट क्या लिखा है? हाँ जी, सर वहां पे क्या लिखा था? स्ट्रेस स्ट्रेन the कर्व इज stress strain नॉट। curve is not retraced, RETRACED is not retraced. Is not retraced. डन। अब ये जो एरिया है ये बेसिकली क्या रिप्रेजेंट करता है, पहले ये बात समझो और फिर इसके बेसिस पर इसकी क्या प्रैक्टिकल एप्लीकेशन होगी इसकी बात करते हैं, ठीक?
अब ये जो एरिया है, दिस एरिया OAB के अंदर का जो एरिया है, इट रिप्रेजेंट्स द वर्क डन पर यूनिट वॉल्यूम, ठीक है, इट रिप्रेजेंट्स द वर्क डन पर यूनिट वॉल्यूम, एंड द एरिया अंडर BCO, OAB का एरिया वर्क डन पर यूनिट वॉल्यूम, और BCO रिप्रेजेंट्स द एरिया गिवन बाय रिवर द अनलोडिंग। तो ओवरऑल जो तो मतलब द एरिया ऑफ शेडेड रीजन, जो तुम एक रीजन देख रहे हो शेडेड रीजन है, इट रिप्रेजेंट्स द एनर्जी लॉस्ट एज हीट ड्यूरिंग द लोडिंग एंड अनलोडिंग साइकिल। एरिया ऑफ शेडेड रीजन represents the energy lost as heat during the loading and अनलोडिंग साइकिल। लोडिंग और अनलोडिंग साइकिल कहने का क्या मतलब है कि एक बार जब आप O से A से B तक जा रहे थे, जितनी एनर्जी लगी, फिर जब आपने इस एक एनर्जी कब लगी, जब आपने वायर को स्ट्रेच किया, लोड किया, फिर जब आपने वेट हटा दिया, अनलोड किया, तो वायर ने खुद को ऐसे रिट्रेस किया। इसमें जितनी एनर्जी लॉस हुई एज अ हीट, दिस इज बीइंग रिप्रेजेंटेड बाय दिस कर्व, वो हमने इस कर्व से यहाँ पे रिप्रेजेंट किया है। अब जितनी इस हीट की वैल्यू कम या ज्यादा होगी, वो बहुत ही प्रैक्टिकल एप्लीकेशन में यूज होता है। जैसे इसकी मैं प्रैक्टिकल एप्लीकेशन आपको बताता हूं। प्रैक्टिकल एप्लीकेशन क्या होगी इसकी? आपने देखा होगा कार या बाइक की जो टायर बनती है, उसमें जो सिंथेटिक रबड़ यूज होता है, उसके लिए हम ऐसा रबड़ यूज करेंगे जो कि जल्दी हीट अप नहीं हो जाए, ठीक है। तो जो जल्दी हीट अप नहीं हो, हम ऐसा रबड़ यूज करेंगे, इसलिए उसका स्मॉल एरिया ऑफ हिस्टेरेसिस लूप होना चाहिए। कितना अच्छा एग्जांपल है देखो इसका। कार टायर्स are made of synthetic rubbers, है ना? किसका बना? सिंथेटिक रबर का बना होता है। Having small area hysteresis loops, ठीक है। क्यों? Because a car tire of such a rubber, जो उस तरह के रबड़ का बना हुआ होगा, will not get excessively heated, during the journey। तो वो जल्दी ज्यादा हीट अप नहीं होगा, क्योंकि जब टायर घूम रही होगी तो एक तरह से वो लोडिंग की तरह काम करेगा, वो स्ट्रेच आउट होगा, और जब आप टायर जब ठंडी हो रही होगी तो वो अनलोडिंग का काम करेगा। तो अनलोडिंग और लोडिंग में इनके बीच का ये जो कर्व है, ये कम होना चाहिए। ये कर्व जितना कम होगा, उतनी ही आसानी से वो ठंडा हो जाएगा खुद को, बिना हार्म पहुंचाए हुए। ठीक है, बात समझ आ गई? तो ये हमने सारे थ्योरेटिकल पार्ट कर लिया है, इसका थोड़ा सा पार्ट रह गया है, जिसकी डिस्कशन हम लोग कल की क्लास में करेंगे। तब तक आप लोग थोड़ा होमवर्क नोट डाउन कर लो। भाई होमवर्क नोट डाउन कर लो सब कोई।